बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथी में हमें इससे पहले कि हम देर करें, पहले चल के ज़रा हरमीत का हाल पूछ लें, उसके बाद हरमीत का हाल ठीक नहीं है, खबर मिल चुकी है मुझे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आपकी बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मसला जो है वो है पोलन का। और जब अब हम जब इस तरफ ये जो रेड जोन है इसकी तरफ जब हम आते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस भी रेड जोन में है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिसकी वजह से पोलन जो है वो वैसे भी आप जब आप का सामना उससे होता है, और जब हवा चलती हो तो फिर ऐसे में तबीयत अचानक ही ख़राब हो जाती है। और मेरी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है। आपकी तबीयत जो है ना वो साल के 12 महीने ख़राब ही रही है पोलन की वजह से। बस साथ छोड़ना भी नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप तंदुरुस्त रहें हमेशा। बाकी कौम के लिए भी दुआओं के साथ के तब्दीली जो आ गई है कल, जो पुराने पाकिस्तान में हम आ गए हैं, तब्दीलियां ही आती रहती हैं, पता नहीं पाकिस्तान का क्या वो हमारे लिए एक अच्छी खबर बने, एक अच्छी चीज़ बने। वैसे तो ये है कि स्टॉक मार्केट में बड़ी तेज़ी आई और एक दिन में तकरीबन 1700 पॉइंट का इजाफा हो गया, जो बहुत लंबी मुद्दत के बाद इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। डॉलर जो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, तकरीबन 6.5-7 रुपये उसकी कीमत में कमी आई, रुपया मुस्तहकम हुआ। तो ये जो इशारे हैं ये कुछ बेहतर हुए। और मूडीज़ ने जो इंटरनेशनल रेटिंग करता है बैंकों की, वो बैंकों की रेटिंग भी मुस्बत में उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल में यानी बेहतर नताइज देंगे। तो इस तरह की खबरें तो हैं। शहबाज शरीफ ने बहरहाल वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सी चीज़ों का ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि कम से कम तनख्वाह मजदूर की 25,000 होगी। जो सैलरीड लोग हैं उनकी तनख्वाह में 10% इजाफे का उन्होंने ऐलान किया। पेंशन जो है लेने वाले उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि 10% इजाफा उनकी सैलरी में पेंशन में किया जाएगा। इसके साथ कमोडिटीज़ के बारे में भी उन्होंने कहा, आटे की कीमत उन्होंने कहा हम कम करेंगे। जो सस्ते बाज़ार हैं उनके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये इंतज़ार रहेगा कि उनकी काबीना किस तरह की बनती है, चूँकि मुश्किलात भी हैं। जहाँ हम एक तरफ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, वहाँ हम चैलेंजेस की भी बात करेंगे। और चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त तो ये होगा कि एक तरफ तो इत्तेहादियों को खुश रखना बहुत बड़ा। अभी तो वजारतों की बंदरबांट चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इत्तेहादी हैं उनको खुश क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे, ये जो अलायंस है बड़ा ही अननेचुरल किस्म का है और ये नहीं मालूम कि कब तक रहेगा। ये ओवरऑल हम सिचुएशन को डिस्कस भी करेंगे। अभी पहले ज़रा चल के टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें, फिर इस तरफ दोबारा आएंगे हम। आगे पॉलिटिकल सिनारियो इस वक्त जो चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। चैलेंजेस क्या क्या होंगे नई हुकूमत के लिए, और अभी काबीना ने भी बहरहाल फॉर्मुलेट होना है। तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। इमरान याकूब साहब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, असम्बलियों से इस्तीफ़े तो दिए जा चुके हैं, अवामी राबता मुहिम चलाने का आगाज़ किया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। एक सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे होंगे रोज़े में पानी की कमी से जल्द के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। अपार्ट फ्राम दिस, UFC फाइटर्स को इनाम में बिटकॉइन मिलेंगे और पाकिस्तानी हुकूमत की इसमें बहुत ज़्यादा अदम दिलचस्पी देखने आ रही है, अदम दिलचस्पी। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट हम क्यों देख रहे हैं। वकार ज़का हमारे साथ शो में मौजूद होंगे और एंड पे हमें नात ख्वान भी शो में ज्वाइन करेंगी। सो हम वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिकल सिनेरियो। नो मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ हल्फ उठा चुके और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने उनसे हल्फ लिया। बट इस मौके पर कुछ अहम चीज़ें भी विटनेस की गई। एक तो आरिफ अलवी साहब का 11th आवर ना आना, बेसिकली हल्फ उनका लेना बनता था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक और अहम शख्सियत उस वक्त हल्फ बर्दारी में मौजूद नहीं थे, जिस पर बहुत से सवालात खड़े किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्राम दिस, कासिम सूरी ने कल कार्रवाई नहीं चलाई और ये उनका कहना था कि ये मेरा ज़मीर इस बात पे गवारा नहीं करता। इस पर भी बहरहाल बहुत सी बातें हो रही हैं कि जब आप रूलिंग देते हैं, तहरीक अदम एतमाद को कलअदम करार देते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो वो क्या था। आप लोग आइन की पामाली करें, वो क्या था। अब आपका ज़मीर जो है वो इस बात पे गवारा नहीं करता। तो अजीब ड्रामा किया है ना। आप ये देखो कि पहले वो आया है, उसने एक तकरीर कर दी, ख़त लहराया, ख़त लहराने के बाद उसने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं ये शहबाज शरीफ वाली वोटिंग करवाऊँ, उठ के चला गया।
अच्छा, जब वोटिंग हो गई, तकारीर हो रही थी, तो तकारीर में वो फिर आके बैठ गया। तकरीर के बाद जब बिलावल की तकरीर होनी थी उसमें आके वो बैठा है और थोड़ी देर बाद उसने सेशन जो है वो बर्खास्त कर दिया। तो ये एटीट्यूड उसका समझ में नहीं आया। अब अगर साथ ही जो बाकी पीटीआई के लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, अगर वो भी इस्तीफ़ा दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि इस तरह का ड्रामा करने की। अभी हम देखें तो हुकूमत जो भी बन रही है, कुछ चीज़ें भी बहरहाल तय भी हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें से सामने भी आ जाएंगी और उनके पास मज़ीद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो हैं। बहरहाल वो जो हम सिस्टम की बात करते हैं कि अभी भी हम उसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, अभी भी वो चीज़ें क्लियर उस तरह से नहीं हुई। बहरहाल इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन करें। इमरान साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो आगाज़ इसी से कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में दो अहम शख्सियात का ना होना, क्या एज्यूम किया जाए सर इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि आप सिर्फ इसको इस पर राय में ना देखें कि कल दो अहम शख्सियात नहीं थी, बल्कि आप ये देखें कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते से या 10 दिन से इस मुल्क में जिस तरह की सियासत का मुजाहरा किया जा रहा था, ये सब उसी का नतीजा है। क्या ये अमल, ये तर्ज अमल मुनासिब है? क्या सियासत जमहूरियत में, जब हम हमेशा इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि जी हम बड़े जमहूरी लोग हैं, तो क्या जमहूरियत तो हमें ये सिखाती है कि हमें बर्दाश्त ही ना हो, हमें अदम बर्दाश्त इस कदर ज्यादा हो जाए कि हम ये कहें कि जनाब जब हम हुकूमत में है तो सब कुछ ठीक है, और अगर हम हुकूमत में नहीं है तो सब कुछ गलत है। यही इमरान साहब देखें, जब 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में रहे हैं, ये हुक्मरान थे, तो उस वक्त तो ये मुबैना चोर जो हैं असम्बली में बैठे थे और ये उनके साथ बैठना पसंद कर रहे थे। लेकिन कल जैसे ही वो अपोजिशन में चले गए और वो हुकूमत में आ गए, तो वो मुबैना तौर पे उन चोरों के साथ बैठना ही उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये बड़ा अजीब सा रवैया, इस तरह से जमहूरियत को फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। मेरे नजदीक कल कासिम सूरी साहब ने जिस तरह से, अभी रऊफ साहब भी जिक्र कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जब तकरीर करने के लिए उन्होंने कहा और वो कासिम सूरी साहब ने जो रवैया इख्तियार किया, तो ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप अगर ये समझते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो बड़ी आपकी वाहवाह होगी, तो देखें वक्ती तौर पे शायद आपको ऐसा महसूस हो कि जी बड़े लोग हमारे साथ निकले हैं और हमें इसका रिजल्ट भी मिले, तो इलेक्शन जो है 2 से भी ज्यादा करके जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अमलन आपको इसका नुकसान होगा। और असल में जो क्राउड बाहर निकलता है उसने फैसला नहीं करता होता, फैसला हमेशा करता होता है साइलेंट वोटर ने, और साइलेंट वोटर जो है वो कभी भी इस तरह के रवैये को पसंद नहीं करता। तो मेरे नजदीक तो पीटीआई के लोग जो करने जा रहे हैं, जिस तरह का उनका तर्ज अमल है, इससे उनको भी नुकसान पहुंचेगा और मुल्की सियासत को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा इमरान साहब, अगर हम देखें तो यहाँ पे जब से शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया तो 1700 पॉइंट से ज़्यादा अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को देखें या करेंसी या अगर हम अपने रुपये को देखें तो वो भी मुस्तहकम हो गई है। लेकिन ये चैलेंजेस भी बहुत हैं, पर इसके बावजूद ये बताइएगा कि खान साहब क्या मुश्किलात इनके लिए अपोजिशन में जाके खड़ी कर सकेंगे? क्योंकि मुश्किलात तो बहुत सारी है, माली मुश्किलात हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन साथ साथ में खान साहब जो है एक बहुत बड़ा वो होगा उनके लिए। क्या कहेंगे इस पर सर आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुश्किलात तो इतनी ज्यादा हैं कि अब मैं बड़ा शर्मिंदा भी हूँ रऊफ साहब से कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हालांकि कल जब प्रोड्यूसर की कॉल आई थी तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है आप मुझे स्काइप पे ले लें, लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त मेरे घर में लाइट नहीं है, नेट बंद है, सब कुछ बंद है। तो ये पोजीशन है कि हुक्मरान जमात जो थी पुरानी तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये जो बिजली का बहरान इस वक्त इस तरह का है कि उन्होंने अभी जो ऑयल चाहिए था जो बिजली बनाने के लिए, उसकी परचेजिंग भी नहीं की। तो ये मामला सारे ऐसे हैं, ये देखें आगे गर्मी जैसे बढ़ेगी, अगर लोड शेडिंग भी बढ़ती है तो सबसे बड़ा मसला तो ये होगा। दूसरा ये आपने जो स्टॉक एक्सचेंज की और उसकी बात की, पाकिस्तानी रुपए की कदर की, तो मियां शहबाज शरीफ ने हलफ तो कल रात को उठाया। ये तो इशारे उसी वक्त आना शुरू हो गए थे जब ये उनकी हुकूमत बनने के अमल शुरू हो गया था।
तो देखिए मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ एक ऐसे सियासतदान हैं जो इन चैलेंज से निपटना जानते हैं। और कल देखें उन्होंने बड़ा एक मेरे नजदीक अच्छा कदम किया कि जब से वो खुद कायदे-ए-ईमान की सीट पे आए, उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को और तमाम अपोजिशन के जो उनके मुतहिदा अपोजिशन के रहनुमा उनको अपने साथ बुलाया और बिठाया। तो अगर तो ये इसी तरह से करेंगे तो मैं समझता हूँ ये मामला ठीक हो जाएंगे। जहां तक ये मामला कि जी इमरान खान साहब उनके मसाइल में इजाफा करेंगे, कितना कर पाएंगे, तो देखें अगर तो अवाम को रिलीफ मिला, जैसे देखें जब पेंशनर को 10% पेंशन ज्यादा मिलेगी, तो इसी तरह से अगर वो चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले और गुड गवर्नेंस नजर आना शुरू हो गई, तो मैं समझता हूँ फिर इमरान खान साहब उनके लिए मुश्किलात को ज्यादा नहीं पैदा कर सकेंगे। लेकिन अगर वो कुछ डिलीवर ना कर पाए और उनका भी हाल वही रहा जो पिछले 3.5 पौने 4 साल रहा है कि मुल्क में स्वाय अवाम को महंगाई के, बेरोजगारी के और मसाइल के अमलन कुछ ना मिला, तो फिर ना सिर्फ ये कि उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा बल्कि खासा मौका मिल जाएगा कि वो जलसों में और एहतजाजों में ये कह सकें कि देखेंगे ये तो बड़े नारे लिखते थे और अमलन में कुछ नहीं कर पाए। अच्छा इमरान, ये बताओ 10 इत्तेहादी जमातें हैं जिनको साथ लेकर शहबाज शरीफ ने चलना है, और उसके साथ कल ही हमने देखा कि एक इत्तेहादी जमात MKM वसीम अख्तर ने एतराज़ किया, बहुत नाराज़ थे, गुस्से में थे। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उनका शुक्रिया अदा नहीं किया गया, उनका नाम नहीं लिया गया शहबाज शरीफ ने जब तकरीर कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारी वजह से 7 हमारे वोट थे जिनकी वजह से हुकूमत साजी मुमकिन हो पाई है। तो इतनी बड़ी इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलना, इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से जब बात हुई है, वहाँ की जो जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि मिसिंग पर्सनस का कुछ होना चाहिए, गवादर के मसाइल की बात होनी चाहिए। तो इतनी जमातों को साथ लेके चलना कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? सर यहाँ पर ऐड कर लें, असलम बोहतानी साहब ने भी गिला किया है। हाँ जी जी इमरान साहब। देखिए तो सब ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, और लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इसलिए शायद मियां शहबाज शरीफ जो है इस पे काबू पा लें कि उनका टारगेट नहीं है कि उन्होंने कोई लंबा अरसा ये नहीं खेलनी है। हमारी जो इतलात हैं, मेरी जाती तौर पे जो इतलात है, मेरी जिन जाती तौर पे जिन अपोजिशन के रहनुमाओं से बात हुई है, वो शरीफ फैमिली के जराए हों या वो मौलाना फजल के करीबी लोग हों या इवन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, तो ये मेरी जो अपनी उनसे गुफ्तगू हुई है उसके नतीजे में मुझे ऐसा लगता है कि ये तय कर चुके हैं कि स्वाय 3-4 महीनों में अपनी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और 1-2 और चीजें हैं जो ये करना चाहते हैं, उसके बाद ये इलेक्शन की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। क्योंकि बहरहाल हमें जो हम हालात नजर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इनको इस बात का इदराक है कि अगर इतनी ज्यादा जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी और चलाएंगी तो उसमें मसाइल बढ़ेंगे। जहां तक MQM का मामला है तो MQM जब आप इतना कोई बड़े लेवल का फैसला करते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, उसको और भी करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये MQM ने वसीम अख्तर साहब ने गुस्सा इसलिए नहीं शो किया कि उनका नाम रह गया था, असल में ये गुस्सा इसलिए उन्होंने शो किया कि कहीं आगे वजारतों में भी उनका नाम ना रह जाए या वजारतें कम ना मिले। तो ये सारी चीजें इस तरह की गमाजी करती हैं, इसलिए खुद मियां शहबाज शरीफ को भी ये सूट करेगा कि वो जितनी भी जल्दी इन मामला पे काबू पा के तो अगले इलेक्शन की तरफ चले जाए। अच्छा इमरान साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, तहरीक इंसाफ ने असेंबली से इस्तीफ़े जो दिए, और अभी अगर हम देखें जो अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान किया गया है, अवामी राब्ता मुहिम जो है वो नौ मुंतखब हुकूमत के लिए किस कदर चैलेंजिंग हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लिए किस कदर मतलब इनके हक में हो सकती है, क्या बेनिफिट दे सकती है? देखिए ये अवामी राब्ता मुहिम हमेशा चलती है, लेकिन इससे हुकूमतें ना तब्दील होती है ना उनको कोई फर्क पड़ता है। अगर इससे हुकूमतें तब्दील होती तो 126 दिन का धरना जो था उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत चली जाती। अलबत्ता ये जरूर है कि ये अवामी राब्ता मुहिम जो है ये PTI को इस तरह से फायदा दे सकती है कि अगले इलेक्शन की ये समझे उनकी कैंपेन है, वो अपने लोगों को मोबिलाइज करेंगे, अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपने लोगों को
वो अपना बयानिया बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने लिए कर रहे हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी है। ये इमरान खान साहब को भी अच्छी तरह पता है और उनके साथियों को भी। लेकिन देखना ये है कि अब उनके साथ कितने लोग रहते हैं, क्योंकि 155 जो उनके लोग थे उसमें से आप ये देखें कि अभी इस्तीफों की जो बात है तो कितने इस्तीफे उनके आए हैं। दूसरी बात ये कि अभी सिर्फ इस्तीफों का ऐलान किया गया है, प्रॉपर अभी तक इस्तीफे नहीं दिए गए। जब ट्वीट कर देने से इस्तीफा नहीं हो जाता, इस्तीफा तो उस वक्त होगा जब स्पीकर को जमा करवाएंगे, फिर एक एक करके स्पीकर जो है उन पे वो करेगा। लेकिन आप ये देखें कासिम सूरी साहब ने कल जो किया उस, या जिस तरह से कल सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब मुख्तसर रुखसत पे चले गए, तो ये सारी चीजें उनके तर्ज अमल को शो करती हैं। लिहाजा अभी देखें कि मजीद क्या होता है। मुझे लगता है कि पीटीआई के लोग सियासत में मजीद गंद डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा इमरान, टाइम थोड़ा है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं, बस मुख्तसरन ये बता दो कि जो तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके पे एहतजाज की सियासत का आगाज़ किया है, अमूमी तौर पर देखा जाए तो ऐसे आप मुतासर जिनको करते हैं और जो तब्दीली लेके आते हैं वो तो पहले नाराज़ हैं इनसे, तो इस मौके के पर बेसूद है बिल्कुल इनका एहतजाज करना, सिवाय इसके कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि इलेक्शन के लिए कैंपेन की जाए और अपना नैरेटिव बिल्ड किया जाए और उस नैरेटिव को लेके चला जाए आगे। राव साहब एक इंतहाई मुख्तसर इसका जवाब ये है कि बिल्कुल एक तरफ तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है, दूसरा उन लोगों को जिनका आपने जिक्र किया उनको भी दबाव में लाने की कोशिश है कि देखें अभी हमारे साथ अवाम है, लिहाजा सानू भूल ना जाना, साढ़े पे हाथ रख दो दोबारा। ठीक है, ठीक है। इमरान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अभी जो नौमुंतखब हुकूमत है, बहरहाल काबीना ने अभी फॉर्मुलेट होना है, आपको क्या लगता है इस सिस्टम ऐसे ही चलेगा? इलेक्शन कमीशन ने भी 7-8 महीने का वक्त मांगा है, जनरल इलेक्शंस में जाया जाएगा या फौरी इंतखाबात की बात जो की जा रही थी 90 दिन वाली उस तरफ जाया जाएगा? आपका इस पर एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन दोनों बता दें। ना एनालिसिस ना प्रेडिक्शन, इंफॉर्मेशन ये है कि इसका फैसला मियां शहबाज शरीफ जो हैं अगले 4 हफ्तों में कर लेंगे कि उन्होंने क्या करना। ठीक है, यानी अगले 4 हफ्ते अगेन बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल फरमाइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप हमें हमारे सेट पे ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। एंडिंग कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगी इस हाँ, एंडिंग कमेंट्स यही हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जुआ खेला है, जो मेरा ख्याल है कि वो जुआ कमाल का जुआ खेला है। लेकिन वही बात है कि जो जिन लोगों को आपने मुतासर किया जाता था, तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी बहुत बड़े पैमाने पे आवाम की को साथ लेके कैंपेन्स चलाई गई हैं तो वो किसी को मुतासर करने के लिए होती थी, वो मुतासर करने वाले अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। बिल्कुल। बहरहाल जिस तरह से इमरान साहब कह रहे थे अगले 4 हफ्तों में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो और वाज़ेह होने को हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली से इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्टी के अपने अंदर ही बहुत से इख्तलाफात इस्तीफ़ों के मामले पर सामने आ रहे हैं। सब अरकान जो हैं वो एक पेज पर नहीं, कुछ लोग इस्तीफ़े देने के हक़ में हैं और कुछ नहीं है। बहरहाल इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। वलीद साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। वलीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके तमाम अरकान एक पेज पर क्यों नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ जाएंगे, कुछ जो हैं इसके हक में नहीं है, वजह क्या है? देखें जी, वो एक पेज पर नहीं थे या उस पर कोई इख्तलाफ राय था, वो कल तक था और उसका इजहार राय सब ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की मौजूदगी में जो कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें कर दिया था। और बिल आखिर फिर जब फैसले का जो था इख्तियार चेयरमैन पीटीआई को दे दिया गया तो उन्होंने खड़े होके, ये मैं उस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में नहीं था क्योंकि वो तो एमएनएस की थी, सेनेटर्स तो उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन चेयरमैन ने खड़े होके फिर ये कहा कि जी मैं इन चोरों और लटेरों को जो ये सफ़े अव्वल में अब बैठेंगे ट्रेजरी के, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। मैं बेशक आखिरी शख्स रहूं इस्तीफा देने वाला अकेला, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा, बाकी नहीं देना किसी ने ना दे, मेरा फैसला तो यही है कि इस्तीफा देना है।
तो उसके बाद तो ये बात हतमी हो गई। और जिस तरह से ये सारी वैसे भी कार्रवाई हुई है पिछले चंद हफ्तों में, वो सबके सामने है। अब वैसे ही पीटीआई का मौक़िफ़ ही यही है कि इसका और कोई हल नहीं है सिवाय के एक आम इंतखाब के, जो कि अब ज़रूरी हो गया है। इस मौके पे अवाम के पास जाना ज़रूरी है और अपोजिशन की सब पार्टीज़ भी जो हैं उनका तो पहले भी यही था कि इलेक्शन में जाया जाए, तो आप क्यों डर रहे हैं? यही मकसद है, यही इशू है और कोई इख्तलाफ नहीं है। वैसे थोड़ी सी मैं अर्ज कर दूं, जिस तरह ये कुछ तज्जिया निगार ये कहते रहे हैं, हो सकता है ये बात इसमें सदाकत भी हो कि अपनी सीट तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो हर एक को हेजिटेंसी होती है कि जी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, हमें पता है कि हमने 5 साल रहना था, हमने उसके मुताबिक अपने जिंदगियां प्लान की हुई थी, ये वो, तो लोगों को थोड़ी बहुत हेजिटेशन उस वजह से होती है। लेकिन किसी कोई नजरियाती वजह जो है वो नहीं है। और जब एक बारी चेयरमैन ने वाजे कर दिया है, पार्टी के सरबराह ने वाजे कर दिया है, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई इबाम नहीं है। अच्छा, और वलीद अब साहब, बल्कि सारी रेजिग्नेशंस भी जो है वो दी जा चुकी हैं या इकट्ठी की जा चुकी हैं। ये स्पीकर के पास कब सबमिट करवाई जाएंगी? जी बिल्कुल जी। अब ये जो सिस्टम बन गया है, एक तो असूलन वैसे ही एक कौमी असम्बली का मेंबर जो होता है या एक सूबाई असम्बली का जो मेंबर होता है, अभी सूबाई असम्बलियों की बारी भी आनी है, तो वो मुतलका असम्बली के स्पीकर को वो इस्तीफा देता है और इसी तरह सेनेट का कोई रुकन हो जिसने इस्तीफा देना हो तो वो चेयरमैन को मुखातिब करता है। अच्छा, तो ये तो एक उसका तरीका है। लेकिन अब चूंकि ये एक एसओपी बन गया हुआ है कि फिर चेयरमैन या इस केस में स्पीकर जो हैं वो फिर जाती तौर पे तस्दीक करते हैं एक एक रुकन को बुला करके कि ये आपका मुझे मौसूल हुआ है इस्तीफा, क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं, क्या ये आप ही का इस्तीफा है और क्या ये आपने बिल्कुल फ्रीली जो है वो किया है। तो ये होता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट होना जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा वलीद, ये फरमाइए कि सूबाई असम्बलियों का आपने जिक्र कर अगर हम देखें तो माजी में भी जी हरमीत जी रोज़म जी वली साहब, हमने देखा है कि नून की जब हुकूमत थी तब भी आप लोगों ने जो है धरने के दौरान इस्तीफे जो है ऐलानात किए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो सिर्फ ट्विटर तक ही महदूद थे। तो क्या इस बार ट्विटर तक ही महदूद होंगे या इस पर अमल होगा? जी, मेरी जो इसके बारे में समझ है और अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी वाज़ेह है कि इस पर बिल्कुल अमल दरामद होगा, क्योंकि कोई पीटीआई की तरफ से अब दिलचस्पी नहीं है इस असेंबली में बैठने की और किसी किस्म की भी लेजिटिमेसी देने की। इस जो ये जो आई एम सॉरी वो एक मुहावरा सा है जो मेरे ज़हन से निकल गया है। मेरी वालदा ने जो 2-3 दिन पहले इस्तेमाल किया था कि ये किस किस्म का ये चू चू का मुरब्बा जो है, या एक और लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था, वो जिस तरह का है, इनके साथ बैठने की और इनको किसी किस्म की भी लेजिटिमेसी देने के पीटीआई का कोई इरादा नहीं है। इसलिए मैं ये वाज़े तौर पे देख रहा हूँ कि इस पे 100%, 120% अमल दरामद होगा। वो जो खच्चर और टट्टू और गधे और घोड़े और बकरे जो हैं, वो जिस तरह बकर मंडी लगती है, जो बिक गए हैं, उनका तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो पार्टी के साथ खड़े हैं, मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अच्छा वलीद, क्या सेनेट से भी इस्तीफे दिए जाएंगे? अभी तक हमें उसकी तो कोई इस तरह की हिदायत नहीं है जी। अच्छा जी। और स्ट्रैटेजी अब बहरहाल यही होगी और अगर आई तो यकीनन ऐसा ही होगा। मुझे उसका सेनेट क्योंकि एक मुस्तकिल बॉडी होती है और उसको फिर इलेक्ट करने के लिए एक आम इंतखाब की ज़रूरत नहीं होती। उसमें तो सूबाई असम्बलियों के अराकीन जो हैं वो इंतखाब करते हैं और उसका टाइम जो है वो आज से 2 साल बाद आएगा, मार्च 2024 में। तो मुझे उसका इम्कान तो नज़र नहीं आता क्योंकि वो इससे अलाइंड नहीं है वो चीज़। लेकिन अगर ऐसा फैसला पार्टी करती है तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जो पीटीआई है, 36 गालिबन अराकीन है पीटीआई के, सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी सेनेट से भी इस्तीफा दे देगी। ठीक है। अच्छा ये फरमाइए कि जो खान साहब ने और पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है उसने जब ये फैसला किया कि हम आवाम के पास जाएंगे, जुलूस करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे और आवाम की राय लेंगे, अमूमी तौर पर देखा जाए पास्ट में तो इसका मकसद ये होता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को मुतासर किया जाए, उन तक पैगाम पहुंचाया जाए और वो फिर हुकूमतें तब्दील होती रही हैं। अब के जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई की तरफ जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। तो फिर सिवाय इसके कि इलेक्शन के बारे में 7 महीने की बात है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो इतना अरसा सस्टेन करेंगे क्या? जुलूस ही निकालते रहेंगे और उसका फ़ायदा कोई समझ में आ रहा है? फिर
देखें जी, मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में तो अर्ज कर सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन का आइन में एक किरदार है और उसकी कुछ जिम्मेदारी है, और वो वाजे है कि और ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात इलेक्शन कमीशन ने आके सुप्रीम कोर्ट में भी की, और वैसे भी पहले कोई खबर लीक की कि जी ये 6 माह से पहले नहीं हो सकते इलेक्शन, फिर उसकी तरदीद की और फिर सुप्रीम कोर्ट में आके वही कह दिया। तो हालांकि आइन उनको पाबंद करता है, आइन एक मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन को कि कभी भी असेंबली किसी भी वक्त अगर तहलील हो जाए, अब खासकर अपने वक्त से पहले, अपनी मुकम्मल टर्म से पहले, तो उसको 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की हर वक्त तैयारी जो है वो होनी चाहिए। और ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद, और ये कहते हैं जिसको आइन में जिसकी गुंजाइश नहीं है, उस किस्म का उज़र जो है वो पेश किया जा रहा है कि ये जो है 7 माह चाहिए। ये हाउ डेयर दे से दैट, जब आइन ने उनको पाबंद किया हुआ है कि उसके 3 माह के अंदर अंदर करने की जरूरत। वो बाकी जहां पर किसी भी इदारे का ताल्लुक है, और किसी भी इदारे का ताल्लुक है, आइन ने उसके किरदार को वज़ा किया हुआ है कि उसका ताल्लुक जो है हमारी दिफाई जो इदारे हैं उनका ताल्लुक है हमारी सरहदों की हिफाजत करना और हमारी सिविल गवर्नमेंट की मदद को आना जब वो उसको कॉल अपॉन करे। अगर अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर और कानून को नाफिज करने में जो है सिविलियन मशीनरी नाकाफी है तो उसकी मदद को आना, ये उनका काम है। और बहरहाल अच्छा वलीद साहब, अगर जिस बयानी को ये भी मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ जो कि तमाम पीटीआई पार्टी के तौर पे भी और उसके कारकुनान भी पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं, उनको सलूट करते हैं उनकी सैक्रिफाइसेस, उनकी कुर्बानियों के लिए। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आइन में जिस जिस इदारे का जो जो किरदार है वही जो है उसको अदा करना है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा वलीद साहब, जिस मरासले को आप लोगों ने एक बयानिया भी बना ली है और आवाम की तरफ भी उसको लेके जाने की बात हो रही है और लेके भी गए आप लोग, तो अब क्या लगता है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल ऐलान किया है कि आप उसको पार्लियामान में लेके आए, तो क्या पार्लियामान में लेके जाने के लिए आप तैयार हैं सर? अब देखिए जी, जहाँ तक जिस वक्त तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मखलूत हुकूमत, और उसका काबीना का तकरीबन आखिरी फैसलों में से एक फैसला जो था वो यही था कि इसको महदूद जो है हवाले से जो है डी क्लासीफाई किया जाए। और वो डी क्लासिफिकेशन जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असेंबली और इसमें चंद अफराद थे। तो जो उस वक्त के जो कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो है उस पर कार्रवाई जो है हम उसी को ओन करते हैं। उसके अलावा अब ये नाम नहाद गवर्नमेंट जो है, जो माशाल्लाह एक तरफ सुबह का वक्त है जिसमें फर्द जुर्म आयद होना है बाप बेटे पर, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, और अरबों रुपए और 4 अरब रुपए तो एक ही अकाउंट में जो मकसूद चपड़ासी वाला है उसमें से जब वो राउट हो रहे हैं और लॉन्डर हो रहे हैं, और रात को वही शख्स जब जो है वो हलफ ले लेता है एज वजीर आजम पाकिस्तान। तो ये देखें एक अजीब, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने कहा ये तो तौहीन है पाकिस्तान के अवाम की। तो ये गवर्नमेंट सो कॉल्ड अगर कोई इस तरह की जो है कार्रवाई अब करे भी तो हमारे लिए बेमानी है। अवाम अपना फैसला करेंगे जी। अवाम को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि हुकूमत ने एक मौक़िफ़ पेश किया है। हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट ने जो है, एक प्राइम मिनिस्टर ने जो अब एक पार्टी चेयरमैन है और अवाम से रुजू कर रहे हैं, अब वो हमारे और अवाम के दरमियान रह गया है। ये गवर्नमेंट कोई भी कार्रवाई करती रहे, वो करती रहे, वो अपनी मकसद को पूरा करने के लिए और अपने आप को असर्ट करने के लिए इस गवर्नमेंट वो कार्रवाई करती रहे, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और हम उसे किसी तरह से जो है सरोकार नहीं रखते कोई। अच्छा ये फरमाइए, जो इलेक्शन कमीशन के, मैं वापस आ रहा हूँ थोड़ा सा, आपने इलेक्शन कमीशन का कहा कि उनका कोई राइट्स नहीं है कि वो ये बात कहें कि हम लेट करेंगे। उन्होंने पहले अफवाह उड़ा दी, एक ख़बर चला दी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया। लेकिन बात हो रही है हदबंदियों की। जो पॉलिटिकल पार्टी सारी जो हैं इसके ऊपर एग्रीड थी कि पहले हदबंदियाँ होंगी। हदबंदियों के लिए वो कह रहे हैं टाइम दिया जाएगा, 4 महीने का टाइम तकरीबन हदबंदियों का है। तो हदबंदियों के बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकता। देखें जी, 2018 में भी इलेक्शन हुआ था और 2018 की हदबंदियाँ सबके पास मौजूद हैं। 2018 ही की हदबंदियों की बुनियाद पर जो है उसके बाद मेरे ख्याल में, शायद आपको मुझसे बेहतर पता हो तादाद का, लेकिन कम से कम को 30-35 या शायद उससे भी ज़्यादा ज़िमनी इंतखाबात भी हो चुके हैं, सूबाई सतह पर भी और कौमी सतह पर भी। सो इसमें कोई अब और ऐसा कोई मौका हो और जब ज़रूरी हो जाए इलेक्शन करना,
तो जो हदबंदियां ऑलरेडी मौजूद हैं और जिसपे एक इलेक्शन पूरा एक आम इंतखाब हो चुका है, उनको बुरुए कार लाने में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। बाकी जो है जो ये इस मसनूई सर, अगर तरीके उसमें से हम इस देखें तो गवर्नमेंट को फाटा जो की है जो सीट्स हैं बरतरफ वो किया भी तो गया है, केपीके में शामिल इसमें हो चुकी प्लान है, तो बनाया ऐसे में हुआ तो था, मुश्किल प्लान ठीक है। बना हुआ था कुछ सीटें डिजिटल यहाँ पे कम भी हुई डिलिमिटेशन हैं का, पंजाब में। सेंसस का, ठीक उसको है। भी स्कटल कर दिया। ठीक है, मैं ठीक है हरमीत, हमारे पास वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत शुक्रिया सेनेटर वली साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। सर, मैं चाहूँगी कि आप इस सेगमेंट का अख्ताम करें। हाँ बिल्कुल, वो बात यह है कि हदबंदियों का मसला एक ऐसा मसला है जिसके बगैर अब पुरानी हदबंदियों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं हैं। MKM का सबसे ज़्यादा एतराज़ है, तो मैं ख्याल में हदबंदियाँ पहले मुकम्मल होंगी तभी आगे जाया जाएगा। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। रोज़ा जो है वो जिस्मानी वर्जिश तो है ही, लेकिन जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ एक रूहानी इबादत का दर्जा भी रखता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो डेफिनेटली हमारी रोज़े के दौरान हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड भी रहती है, लैक ऑफ एनर्जी भी देखने में आती है। लेकिन अक्सर औकात होता ये है कि डिहाइड्रेशन जो है उसके हमारी बॉडी पर बहुत से नेगेटिव असरात होते हैं। लेट्स से सर दर्द का होना, टायर्डनेस होना, फटीग होना, और फिर रोज़े के फ़ौरन बाद आप में मैं तो इसको पोस्ट इफ्तार लेथार्जी भी बोलती हूँ कि वो उसका भी आपको सामना करना पड़ता है। बट बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। सो इनसे बचा किस तरह से जा सकता है, या पोस्ट इफ्तार लेथार्जी जिसको मैं कहती हूँ उससे किस तरह से बचा जा सकता है, हमारे साथ माहिर अमराज़े जल्द प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा वैसे तो गर्मियों में भी होती है लेकिन रोज़े में और ज़्यादा हो जाती है, ये बताएं कि इसके हमारे स्किन पर क्या नेगेटिव असरात होते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने आज मुझे इसके प्रोग्राम में मदऊ किया। बात सबसे बड़ी ये है कि रमज़ान जो है ये माशाल्लाह वो महीना बाबरकत महीना है जिसके बारे कहा जाता है कि जो लोग पूरे रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं इस माह में, उनके चेहरे पे वैसे ही नूर आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है और फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। होता ये है कि हमने कोई अपना सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक हम यहाँ आजकल अगर सेहरी खा लेते हैं और उसके बाद इफ्तार हमारी 6:30 बजे होती है, तो कोई 14 घंटे का ये हमारा रोज़ा है जिसमें पेट खाली रहेगा, हमने कुछ नहीं खाना पीना, और उसकी वजह से हमें जो एक 11 माह में आदत होती है कि दिन में हमने लंच भी करना है, फिर 10-11 बजे चाय पीनी है, उसके साथ कोई हमने छोटी मोटी चीज़ खानी है, शाम को फिर 4-5 बजे हमने एक कप ऑफ टी लेनी है, फिर लंच, तो वो चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। और जब भी पानी की कमी होगी बॉडी में तो वो स्किन पे बड़ी जल्दी अफेक्ट करेगी। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट और मैं स्पेशली, अब मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं डर्मेटोलॉजी में, तो मैं ये कहता होता हूँ अपने पेशेंट्स को कि भाई जितना पानी पी सकते हो पियो। अब आजकल रमज़ान में मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आजकल क्या करें, मैं कहता हूँ आजकल भी कोई मुश्किल नहीं है। जब आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया उसके बाद आप रोज़ा अफ्तार कर कर जब तक सो नहीं जाते या जब तक सहरी का टाइम नहीं आता सहर का, तब तक थोड़ा थोड़ा नींबू पानी पी लें, अपना जूसेस ले लें, फ्रूट्स ले लें, पानी का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपकी डिहाइड्रेशन हुई है पूरे दिन में वो आपकी उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि जो वक्फे से पानी पीने की आप बात कर रहे हैं, एक तो ये ना पूरे दिन में आदमी पानी पी रहा होता है, तो जो डिहाइड्रेशन हुई होती है और उसके स्किन पे असरात होते हैं, अगर ये गैप भी आ जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि बाद में भी पानी पी लें तो भी उसका फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारा बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर सारा दिन में, जब रमज़ान नहीं होता तो हम कभी दिन में 5-6 गिलास पानी पी लेते हैं, तो अगर रमज़ान के दिनों में हम इफ्तार के बाद 5-6 गिलास 8 गिलास पानी पी लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन मरीज़ों में मसला आता है जिनको शुगर है। शुगर के मरीज जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनकी डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाती है। इसलिए कुरान में भी दिया हुआ है और हमारे नबी पाक ने भी कहा है कि वो लोग जो बीमार हैं
जो ऑलरेडी मेडिकेशन दवाइयाँ अद्वियात ले रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, उनके लिए रोज़ा जो है ये वाजिब नहीं है। वो किसी और तरह से कॉम्पेंसेट कर लें, अफ्तार करवा लें, उन लोगों की करा दें कि जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो लोग जो ऐसे हैं जिनके पास इतने माली वसाइल नहीं हैं, तो वो उसको कॉम्पेंसेट। लेकिन जहाँ तक पानी का तल्लक है, फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही, ये मेरा ख्याल है कि ये किसी भी टाइम पे ले लिए जाएं और अफ्तार के बाद तो चेहरे पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। और सुबह सहर के वक्त भी दही लें, और दही के साथ आप एक गिलास जूस ले लें, और रात को सोने से पहले दूध भी ले लें, तो मेरा ख्याल है कि कॉम्पेंसेट हो जाता है। कोई घबराने की बात नहीं, और चेहरे की स्किन जो है वो तरोताज़ा रहती है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पानी की जो कमी है वो तो ज़ाहिर बात है, बहुत मुश्किल भी होता है कि अफ्तारी के बाद पानी की उस मकदार को बरकरार रखना। लेकिन ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगे आप कि किस किस्म के फ्रूट्स जो हैं उसको ज़्यादा उसका इस्तेमाल होना चाहिए? ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग तली हुई चीज़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन फ्रूट्स कौन कौन से होने चाहिए मखसूस, ताकि जल्द भी खूबसूरत आपकी हो, नुकसान भी उसका ना हो और फ़ायदा भी हो? मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी जो प्रैक्टिस की है 40 साल पिछले, मैं अपने मरीजों को डाइट के बारे बड़ा बताता हूँ। अब मेरे पास बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, ये बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं। मैं उनको कहता हूँ ये ज़रूर लें, ये बंद ना करें, हफ्ते में एक आध दफ़ा लें, लेकिन फ्रूट्स, जूसेस और फल, और स्पेशली फ्रूट्स में जो विटामिन सी कंटेन करते हैं। अब ये मौसम के हिसाब से हैं, किन्नू, माल्टा, संतरा, अमरूद बहुत अच्छा है, केला, अनार, सेब, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ग्रेप फ्रूट का जूस है, ऑरेंज का जूस है, फिर क्या कहते हैं, गुआवा बहुत अच्छा है, जिसको मैंने आपको भी बताया है। तो ये फल जितने हैं ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। हमारे लाहौर में स्पेशली, क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, पंजाब में रहता हूँ, तो यहाँ लोग जो हैं वो अफ्तार पे सिरी, पाए, निहारी और ये अपना क्या कहते हैं हरीसा और ऐसी चीज़ें, मुरगन गज़ाएँ बहुत लेती हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये मुरगन गज़ाएँ ज़रूर खाएं, लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में लें। कि जी ये नहीं है कि अब अफ्तार हो गई तो आपने एक इतना दस्तरखान बढ़ा दिया कि कल को अल्लाह ना करे आपको रमज़ान के बाद ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर हो जाए। ये इस किस्म की ग़िज़ा के बाद ग़िज़ा लाइट रखें, और फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध ज़्यादा पिएं, और ये जो तली हुई चीज़ें हैं, पकौड़े हैं, समोसे, जलेबियाँ, ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल इस्तेमाल करें। लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अपनी लिमिट देख के खाएं। ये नहीं होता कि आप ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के खाएं। आप हमेशा कोशिश कि जी आप कोशिश ये करें कि ये रमज़ान है, इस रमज़ान में लाइट भी फील करना है, आपने नमाज भी पढ़ना है, कलाम पाक भी पढ़ना है, तो अपने आप को लाइट रखें। आपने अपना ख्याल खुद करना है। मैं अब मुझे 40 साल हो गए हैं अपना डर्मेटोलॉजी में। मैं तो जब कहीं बाहर शादी ब्याह पे जाता हूँ, किसी के घर दावत पे, तो मैं उतना ही खाता हूँ जितना मेरा कोटा है। मेरी लोग मिन्नतें कर लेंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ और लें। मैं कहता हूँ भाई मैंने खा लिया, अब आप एक तरफ लग गए, मैं और नहीं लूंगा। तो आप भी अपने आप पे खुद कंट्रोल करना ग़िज़ा पे, और इंशाल्लाह आपका चेहरा बड़ा ग्लो करेगा और फ्रेश रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह से ओवरऑल काफ़ी चीज़ें तो आपने शेयर कर दी हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, जूसेस हो गए, लेकिन हम देखें तो नॉर्मली गर्मी में भी, अभी जिस तरह से गर्मी के ही रोज़े हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। जब हमने रोज़ा रखा होता है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। ऐसे में किन किन मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है जो दी बेस्ट हैं, लाइक सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम? क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है गर्मी की वजह से उनको छोटे छोटे दाने भी निकलने लग जाते हैं, जिसको हम एक्नी भी शायद बोल सकते हैं। तो क्या इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए किस किस्म के ठंडे मशरूबात हों जो आपको बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दें? देखिए सबसे बड़ी बात है दही का इस्तेमाल। योगर्ट सुबह के वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग दही का इस्तेमाल नहीं करते। हमें अपने बच्चों को जो रोज़ा रखते हैं और बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको दही के साथ। उसके बाद आपने जो जूसेस की बात की, ग्रेप फ्रूट का जूस बहुत अच्छा है, अनार का जूस, मैं कहता हूँ अनार का जूस, अगर अनार अच्छा हो तो बहुत अच्छा जूस है अनार का। फिर आप उसके साथ किन्नू का, माल्टे का, और अगर ऑफ सीजन है, किन्नू माल्टा नहीं है, तो आपको पैक जूसेस मिलते हैं जिसमें ऑरेंज है, मैंगो जूस भी आपको मिल जाता है। तो ये जूसेस का, लेकिन डाइट में बहुत ज़रूरी है कि आप वो डाइट लें जो डाइट बैलेंस्ड है। ये ना करें, अब मेरे पास कई मरीज आते हैं, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ जी आपने फल खाए, फल खाते हैं,
और डॉक्टर साहब जी टाइम ही नहीं मिलता फल का, हम तो खाने ही इतना खा लेते हैं, उसके बाद ये कढ़ाई, मुर्ग, चने, अंडे, गोश्त, मछली, चिकन वगैरह, कहाँ टाइम मिलता है कि फल फूल का जी, फिर हमने दुकान पे जाना होता है। तो ये बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जी आप खाली मुरगन गज़ाएं खाएं और उसके बाद फल ना लें, दूध ना। तभी तो हम कहते हैं कि लोगों को हमारे पता ही नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है हमारे लोगों के लिए, जिसमें प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी डेली डाइट में होनी चाहिए। अब वो कई बच्चियां और खवातीन जो हैं वो क्या करती हैं, क्रैश डाइटिंग करती हैं। वो जब क्रैश डाइटिंग करती हैं आंखों के नीचे हल्के पड़ जाती हैं, चेहरे पे स्याहियां पड़ जाती हैं, बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, फिर वो जनाब रोती हैं, मेरे पास आती हैं, मेरे क्लिनिक आती हैं, मेरे पास हॉस्पिटल में आती हैं, डॉक्टर साहब मेरा बताएं जी क्या करना है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कल प्रोफेसर हूँ स्किन का, तो यहाँ आ जाती हैं या मेरे क्लिनिक। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि क्रैश डाइटिंग की जरूरत नहीं होती। आपको किस चीज की जरूरत है, अगर आप मोटापा कम करना चाहती हैं या अगर वजन कम, तो आप जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और साथ डाइट अपनी जो है वो बहुत ज्यादा ना लें लेकिन बहुत कम भी ना करें। ये जो आंखों के नीचे हल्के पड़ते हैं ये स्ट्रेस और एंजाइटी के बाद होते हैं, इम्प्रॉपर डाइट के साथ होते हैं। बाल गिर जाते हैं इम्प्रॉपर डाइट के साथ। आजकल बड़ा कॉमन ट्रेंड है, कोविड के जमाने में तो जितनी खवातीन थी मेरे पास आती थी जिनको कोविड हो गया था उसके बाद या डेंगू के बाद, कि डॉक्टर साहब मैं तो गंजी हो गई हूँ, मेरे तो बाल सारे गिर गए हैं। यंग बच्चियां जिनकी शादी होने वाली होती थी उनके भी मसले थे। तो मैं यही कहूंगा कि बैलेंस डाइट लें, गोश्त भी खाएं, अंडा भी खाएं, मछली भी खाएं, और जिनको पिंपल्स हैं बच्चियों को, जिसे हम एक्नी कहते हैं या कील महासे कहते हैं उर्दू में, इनको चाहिए कि फ्रूट, जूस और फल ज्यादा लें। कोशिश ये करें कि बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं, फिजी ड्रिंक्स, इनको कम कर दें और घर के खाने ज्यादा खाएं। मैं ये कहता हूँ कि घर के खाने की क्या बात है, हम लोग ये जो आजकल तो मुसीबत है ना कि ये होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं और वहाँ अपनी होम डिलीवरी करवा लेते हैं, वो भी आ जाता है। तो इन चीजों ने, इम्प्रॉपर डाइट ने हमारी स्किन को बहुत खराब किया। डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने फलों की बात की है, आजकल सबसे ज़्यादा तो खरबूजा और तरबूज है, ज़रा उसके बारे में भी बता दें। देखिए खरबूजा, तरबूज तो बहुत अच्छा है। तरबूज जो है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी है, और तरबूज का तो मजा तब आता है कि तरबूज आपने काट के उसको फ्रिज में रखा हो और इफ्तारी के बाद जब आप इफ्तारी करें तो उसके बाद वो ठंडा चिल वो जनाब तरबूज खाएं, और वो जो मीठा तरबूज होता है रेड ब्लड की तरह का, ये क्या बात है। वो बंदे का दिल करता है खाना कम खाए, तरबूज ही खाता चला जाए। मुंह में पानी भी आ रहा है डॉक्टर साहब। आप इतने अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज हम देखते हैं, बड़ी प्यारी बातें आप कर रहे हैं, बड़े मजे की बातें कर रहे हैं, और वैसे भी फ्रूट्स की बात आती है तो जी वैसे ही दिल करता है कि भूख लगनी शुरू हो जाती है। सही। एक आखिरी चीज डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, ये बता दें कि ये ड्राई लिप्स का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वैसे तो सर्दियां गर्मियां दोनों में होता है, आजकल रमजान में और ज्यादा हो गया। आप जितनी मर्जी पानी पी लें, ये चीज ठीक नहीं होती, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ड्राई लिप्स खवातीन में ज्यादा होते हैं। क्यों? आप लोग चैपस्टिक भी यूज करती हैं, सर्दियों में आप लोगों ने लिपस्टिक लगानी होती है सारा साल। वो जो लिपस्टिक होती है उसमें केमिकल्स होते हैं। हम जो मर्द लोग हैं हमें एक फायदा है, हमारे बहुत कम ड्राई लिप्स होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन आप लोगों की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने पूरा साल कोई लाल लिपस्टिक लगा रही है, कोई नीली, कोई पीली, कोई ब्राउन, कोई येलो, जैसे कपड़ा, जैसी आपकी जूती है वैसी लिपस्टिक आपने लगानी है, रंग भी। तो हम लोगों को, मर्दों को क्या है, हमें परवाह नहीं होती कि हमारे लिप्स जैसे भी अल्लाह ने दी हैं ठीक है, लेकिन आप लोगों को वो जो लिपस्टिक लगाती हैं उसके बाद सारा साल ये रिएक्शन होता है, और सर्दियों में लिप्स ज्यादा ड्राई होते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, कोई भी आप पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम वो दिन में 2-3 दफा लगाएं, उसके साथ लिप्स आपके फ्रेश हैं। और फिर मैं यही बात करूंगा, फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ का, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे और बहुत जबरदस्त किस्म की टिप्स हमारे साथ शेयर की। बिल्कुल, इनमें ना वो एक खातून, वो जो नहीं होती जब बच्चियों की शादियां होती है, घर की एक बड़ी होती हैं और वो सब बता रही होती हैं कि ये खुराक खानी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो वाली तमाम चीजें जो है ना वो डॉक्टर साहब फ्रूट और जूसेस के ऊपर बहुत डॉक्टर साहब ने जोर दिया है, और ख़ास तौर में मौसमी फ्रूट, और यहाँ तक कहा है कि अगर मौसम में वो फ्रूट ना मिल रहा हो तो अब जो डब्बों में पैक दूध आ जाता है, जूस आ जाता है, उसको इस्तेमाल करें। दही की बहुत बात की है, दही के ऊपर इतना जोर दिया है कि दही हर सूरत में अपनी खुराक का एक लाजमी जुज़ बनाए। लस्सी भी हम वैसे पी सकते हैं, हाँ लस्सी, लेकिन दही खाना जो है वो तो हल्की सी उसमें मिठास ऐड करके
और दही भी हो कूंडे वाला, ये नहीं ये जो योगर्ट डब्बों में आता है। बिल्कुल। हरमीत वैसे हरमीत को जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, हरमीत को बहुत पसंद है कुलचा, जिसको हम कहते हैं नान, और साथ दही। लाहौर भी आता है तो उसका यही नाश्ता होता है। क्यों हरमीत, सही कह रही हूँ ना? अच्छा जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मुझे दही और लस्सी से बेपनाह मोहब्बत है, और जब भी गर्मियों का मौसम होता है तो इसमें ज़्यादा चटनी और लस्सी और दही से मेरा गुजारा होता है। बल्कि मेरे खाने बड़े सिंपल होते हैं, और कोशिश मेरी ये होती है कि दोपहर का खाना हो या शाम का, तो उसमें रात का खाना हो तो उसमें कोशिश होती है कि हल्की फुल्की सब्ज़ी हो और साथ में चटनी लाजमी हो, लेकिन दही और लस्सी उसको रखता हूँ साइड पे। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बातें की कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल होनी चाहिए स्किन के लिए, और ख़ासकर आपको पता है कि ऑयली स्किन भी हो जाती है, साथ साथ में अगर आजकल हम देखें उसके बाद एलर्जी भी बढ़ जाती है, स्किन बर्निंग जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो बड़ी मुफीद मशवरे डॉक्टर साहब ने दिए, और आपको भी अमल करना चाहिए। जो लिपस्टिक बात की डॉक्टर साहब ने कि उम्मूमन पीली, नीली, वो नहीं ग्रीन, करना। बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो लिपस्टिक है ना, तो ध्यान रखो उस पर मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल रखेंगे। और अगर हम लिपस्टिक ना लगाएं तो हम शो में नहीं बैठ सकते, हम मेकअप ना करें तो हमें नहीं बैठने दिया जाएगा, वरना तो मेरी कोशिश होती है कम से कम ही मेकअप किया जाए। डॉक्टर साहब ने और हरमीत ने जो बात की वो नान और कुलचों की, तो कुलचा तो अब मिलता नहीं है। फिर मिलता है बहुत कम। वो जो कुलचे के नाम पे जो बिक रहा है ना, वो नान के ऊपर थोड़े से तेल लगा के करते थे। कुलचा छोटे साइज का होता था। कभी किसी ज़माने में उसका खमीर ख़ास तौर से बनाया जाता था। बिल्कुल। और मुझे याद है अपने बचपन में, लड़कपन में, वो कुलचा जो होता था उसका जायका ही कुछ और होता था। अब नहीं है। अब कुलचे के नाम पे आप कहें वो आपको नान के ऊपर 8-10 तेल लगा के दे देंगे। रोहू साहब, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अगर हम जाएं तो आज भी वो चीज़ें बरकरार हैं, कुलचा वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि पंजाब में मुश्किल है, मिलना बड़ा मुश्किल है। उसका अपना एक जायका होता है, और सुबह नाश्ते के दौरान अगर आप उसके इस्तेमाल करें तो वही मज़ा ही दोबाला हो जाता है। और वैसे शहरी की तरफ अगर हम देखें तो कई हल्की आंच पे बना होता है। और वो जो लकड़ी के तंदूर में बनाया जाता था ना हल्की आंच के ऊपर, उसका तो मज़ा ही कुछ और था। सर एक तरफ से डॉक्टर साहब ने इतनी मीठी मीठी बातें की, आप लस्सी की बातें कर रहे हैं, तो मुझे रोमा को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका भाई मुंह में ऐसे पानी है कि कब होगी अफ्तारी और कब वो सारी चीजें कुलचा से लेके लस्सी तक हर एक का विसर्जन नहीं अच्छा, मैं फूडी हूँ भी, इफ्तार करने का भी बहुत शौक है, लेकिन इफ्तार ज़रा अपने टाइप की। ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना, ये तमाम चीज़ों का दिल करता है सहरी के टाइम, सो उसमें हम खाते होते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करने, काफ़ी हो गई हैं बातें, सो हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे बहुत से नए मौज़ूआत के साथ, बहुत सी नई स्टोरीज़ के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब हम इस सेगमेंट में अपना डेली डोज आपके साथ शेयर करेंगे, और डेली डोज की हमारे पास सबसे पहली स्टोरी इंटरेस्टिंग है। गूगल मैप ने एक नया फीचर बहुत ही ज़्यादा तवील अरसे के बाद मुतारफ़ करवाया है। अच्छा, ये फ़ीचर कुछ ऐसा है, बहुत से लोग एज़ वी ऑल नो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब तो मैं ये अक्सर सोचती हूँ, कहीं जाना हो बिल्कुल अनजान रास्तों पे, मैं सोचती हूँ गूगल मैप ना होता तो मैं यहाँ पर कैसे पहुँचती। सो फ़ायदा अपनी जगह, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि टोल प्लाजाज जहाँ पर आते हैं, बहुत से लोग पैसे देने से कतराते हैं। सो ये आपको उसका ऑल्टरनेटिव रूट भी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे टोल प्लाजा है, बट आप इसका ऑल्टरनेट वे ये ले सकते हैं। अब ये जो फीचर मुतारिफ करवाया गया है वो इस हिसाब से इंटरेस्टिंग है कि टोल प्लाजा पर आपके कितने पैसे बनेंगे, कितना एस्टिमेट लागत आएगी, सो ये आपको पहले ही बता देगा। और अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो, हाँ कुछ भी हो, सो आप उसको रूट को ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं। तो बहरहाल अब आपको अमाउंट बताई जाएगी कि यहाँ तक पहुँचने का ये इतना मुआवजा आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी इसी तरह से कह रहा हूँ कि लाहौर हालांकि हमारा शहर है और मुझे तो एक ज़माना हो गया ड्राइव करते हुए इस शहर में, लेकिन अब भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के बारे में नए इलाके बन गए हैं जिनके बारे में हमें सही आगाही नहीं है। तो पहले ये होता था कि उस इलाके में जाके फिर शहर की दुकानों से पूछना शुरू करते थे हम लोग उस इलाके के कि जी फ़लाँ इलाके में जाना है, किस तरीके से होके जाएं। तो वो दुकानदार ने कोई बंदा साथ कर देना, कोई रास्ता बताना, फिर आगे जाके अगले लैंडमार्क पे फिर किसी ने पूछना। तो अब वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अब पिन ड्रॉप कर देते हैं आपको गूगल मैप के ज़रिए। बंदा जो जिसने भी बुलवाना है या जिसके घर आपने जाना है, बड़े आसानी से आप पहुँच जाते हैं, बड़ी आसानी हो गई। जी हरमीत,
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और वैसे मैं लाहौर में मैं जब भी आया हूँ तो बड़े मसाइल का सामना होता है, ज़ाहिर बात है। और आपकी बात है कि खब्बे हो जाओ सज्जे हो जाओ, उससे बेटर है कि आपके पास अगर लोकेशन है और खब्बे सजे से होने से बेटर है कि आप बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि भैया आगे टोल प्लाजा है या आगे ट्रैफिक है या आगे कहीं ना कहीं ये मामलात है, तो आप कहीं और रूट जो है आप उसके ज़रिए निकल सकते हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। बहुत ऐसे बड़े बड़े शहर जब हम जाते हैं, रऊफ साहब और रोमा आप भी गई हैं बहुत से शहर, तो वहाँ पे हमें मसाइल का सामना होता है। लेकिन आपके पास अगर अपनी गाड़ी और आपको पता है कि सड़कें नहीं है मालूम, आपको रोड का नहीं पता, तो गूगल मैप पाजी जिंदाबाद, गूगल पाजी जिंदाबाद फिर। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि फूल पत्ती टीम के जो स्टार्टअप बेसिकली जिनका ये था, मौजद अली सलमान आंचल ने श्रीलंका में जो पाकिस्तान की सकाफत है उसको उजागर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक कैंपेन रन की है। और ये कैंपेन बेसिकली श्रीलंका के सकाफत को भी उजागर करती है। एक वॉल है, उसको पेंट किया गया है, बहुत बड़ी ये वॉल है। और पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कोलंबो में है उसके के साथ कोलैबोरेशन से ये काम किया गया है। अभी आप वॉल भी इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें श्रीलंका की भी सकाफत को दिखाया गया है और पाकिस्तानी सकाफत को भी प्रमोट किया गया है। और ट्रक आर्ट की ट्रक आर्ट है बेसिकली, इट्स ट्रक आर्ट। हाँ, ट्रक आर्ट है। हरमीत का जहाँ से ताल्लुक़ है उस इलाके में तो जो ट्रक होते हैं वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरती है। बल्कि हरमीत आपके इलाके में मेरे ख्याल में आर्टिस्ट काफ़ी होंगे, पेशावर वगैरह साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा, ज़्यादा ट्रक उसी तरफ से आते हैं। रोज़ साहब, एक तो आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रक है या बसें जो हैं वो जब चलती थी, अब भी पेशावर में वो बसें आपको नज़र आएंगी, तो उस पर ये ट्रक आर्ट जो है उस पर वो आज भी उसी तरह लोग बड़े वो, खासकर अगर फाटा की तरफ जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, या काबुल से जो आते हैं, काबुल की तरफ जो जाते हैं और आते हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और आपकी बात ठीक है कि आर्टिस्ट चाहे वो मिंगोरा सिटी हो या पेशावर हो या ऐसे में मर्दान हो या बड़े बड़े शहर जहाँ पे हम देखते हैं कि आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाई जाती है। और ये नहीं KPK से अगर हम आप देखें तो पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, और ख़ासकर आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं, तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा जो बसें हैं या इंग्लैंड में, तो साथ साथ अब श्रीलंका की बात आई, तो ट्रक आर्ट ने कमाल किया है। और ख़ासकर फिर हमारे आर्टिस्ट ने, और आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो इनको आगे लेके जाना, प्रमोट करना। तो जिस तरह फूल और पत्ती की ये बात मेरे ख्याल में रोमा कर रही है, शायद मैं अगर दुरुस्त नाम ले रहा हूँ, तो अगर इस तरह प्रमोट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में। और हरमीत, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ऐसी रोमा कुछ अर्सा पहले एक जर्मन खातून यहाँ पे आई हुई थी और उन्होंने ट्रक आर्ट और ट्रक अड्डे और ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और वो उसकी किताब भी है, ट्रक आर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसको वो जाते हुए साथ लेके गई, लेकिन कमाल उसका ये है कि वो अपने साथ एक ट्रक वगैरह उसको खुलवा के और साथ लेके गई, और हम्बर्ग के म्यूज़ियम में एक मौजूद है ट्रक अप। अच्छा, ट्रक आर्ट को इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा, तो जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए तो बहुत ही एक हैरत की बायस होता है ये कि जिसे वो देखते हैं। और फिर हमने कुछ अर्सा पहले चलाया भी था एक सेगमेंट अपने उसमें कि ट्रक आर्ट को एक आर्टिस्ट जो है उसने क्रॉकरी के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। ट्रक आर्ट तो ये क्रॉकरी और हम रिक्शास पर देखते हैं, ट्रक्स पर भी देखते हैं। और बेसिकली ये पाकिस्तान के कल्चर को, या बहुत से लोग जब पाकिस्तान से यहाँ आते, बाहर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं, तो उनको सिवेनियर के तौर पर जो चीज़ें दी जाती हैं उस पर भी मोस्टली ट्रक आर्ट की ही डिपिक्शन होती है। ट्रक्स, उनके ऊपर ट्रक आर्ट हुआ। हाँ, और इवन अब तो ऐसे है कि कुछ ब्रांड जैसे हैं जो कलर स्कीम ही टोटल ट्रक आर्ट की यूज़ करते हैं। वो खुद से होते हैं, वो लुंगी होती है, वो लाचे होते हैं, कुर्ते होते हैं, और वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, और वो इसका अच्छा खासा मुआवजा लेते हैं। मैंने एक शूट किया था जो पूरा ट्रक आर्ट यही पे, कुर्ते जो है, आपने जो कुर्तों की बात की, तो उसमें सारे तकरीबन जो है वो ट्रक आर्ट को ही प्रमोट करने के लिए वो कुर्ते एक ब्रांड की जानिब से किए गए थे। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम देखते हैं और आवाम भी उसको पसंद करती है। तो अगर हम देखें तो जिस तरह रऊफ साहब ने एक बर्तनों की बात की, तो एक कलरफुल चीज़ों जो है वैसे भी इंसान को अट्रैक्ट करती है। और फिर इस किस्म का आर्ट जो बड़ा मुश्किल आर्ट है, जब वो करते हैं, हमने देखा है, मैंने खुद देखा है जाके, जब वो आर्टिस्ट काम करते हैं तो इंतहाई पेचीदा काम, इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन वो जब ट्रक अगर हमारे रास्तों से गुजरता है तो बड़ा खूबसूरत, वो जो ग्लो होती है उसकी, वो कमाल की होती है, वैसे भी अट्रैक्ट करता है आंखों को मज़ीद। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ हम डेली रोज की लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और वो
थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ी सी हैरान करने वाली भी है, बहुत थोड़ी सी ज़्यादा उदास करने वाली भी है। हाँ, उदास करने मैंने वाली देखी है ये स्टोरी पहले भी एक वेबसाइट पे कहीं पे, और अब हम इसको पेश कर रहे हैं। हाँ, मतलब इस स्टोरी तरीके कुछ से। ऐसे है कि कराची में एक बेघर शहरी है और वो पिछले 8 साल से दरख्तों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लाइक अ टार्ज़न, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, और उसने टहनियों के ऊपर, दरख्त की टहनियों के ऊपर अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ है। घर क्या, इट्स अ हट, झोंपड़ी है, और फिर उसमें उसने अपना वॉश बेसन भी बनाया हुआ है, सोने के लिए जगह भी है। और इसका ये कहना है कि ये शिकारपुर से कराची आया था, लेकिन इसके वालिदैन इंतकाल कर चुके थे, रिश्तेदारों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सो इसने ये अपना मस्कन यहाँ पर बनाया, बिल्डअप किया। अभी इसका ये कहना है कि जिस तरह से खाने पीने का लोगों का इससे सवाल था कि वो किस तरह से करते हैं, उसने कहा मैं गाड़ियाँ धोकर लोगों की कार वॉशिंग कर कर अपने 2 वक्त की रोटी अच्छी खासी कमा लेता हूँ, लेकिन डरता इस बात से हूँ कि आंधी तूफ़ान अगर ज़्यादा आ जाए सो वो मेरे घर को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकती है, और मैं ये ऑलरेडी एक दफ़ा भुगत चुका हूँ। बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया जिससे मेरा घर जो था वो टूट गया। बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है, और जिस तरीके से इस नौजवान ने अपने आंखों में ख्वाब सजाए, छोटे से इलाके से आया होगा कराची में, पता नहीं क्या बन जाएगा। मुझे उससे एक फ़िल्म भी याद आ रही है, एक बहुत ही जॉन वॉइट की फ़िल्म है मिडनाइट काउबॉय, डस्टिन हॉफमैन भी उसमें मौजूद है। किस तरह से छोटे इलाके से लोग बड़े शहर में आते हैं इस उम्मीद के ऊपर कि वो एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे, और फिर किस तरह से ख्वाब टूटते हैं। तो ऐसे नौजवानों को जो लोग देख रहे हों, ख्वाब टूटने नहीं देने चाहिए, इनको कोई ना कोई तालीम दे के, रोज़गार दे के, इनके बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है कुछ लोग कराची में अगर देख रहे हों तो इसको कोई ना कोई शेल्टर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे इस आदमी को, कि कोई शेल्टर इसको मिल जाए, और उसके साथ फिर कोई रोज़गार ऐसा हो जाए, कोई इसको हुनर ऐसा सिखा दिया जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अपने ख्वाब सवारे आंखों में जो आया है सजाए, वो उसकी उम्मीद कुछ टूटे ना, बिल्कुल उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। यहीं पर हम लगाएंगे अपने डेली डोज को फुल स्टॉप। शो में एक ब्रेक शामिल, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक, और अभी हमारा नात ख्वानी का सेगमेंट है, और आज नात ख्वानी के लिए हमारे साथ जो बच्चियां मौजूद हैं वो पिंडी से आई हैं, लेकिन ये पिंडी से काफ़ी रोज़ से आई हुई हैं। हमारी A+ की जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, इफ्तार ट्रांसमिशन, उसका ये डेली हिस्सा होती हैं, और इनको इतनी पज़ीराई मिल रही है, और इतनी माशाल्लाह इनको लोग शौक़ से सुनते हैं कि हमने पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कि हमने सोचा कि आज हम भी इनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे शो में आएँ और यहाँ पर भी नात ख्वानी करें। सो हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं खदीजा बीबी, और साथ ही साथ अरूज काज़मी हमें शो में ज्वाइन करी हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले जी शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात कि आपकी जो एसोसिएशन है सराते नात इसका नाम है, और ये पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन में जो नात ख्वानी का रुझान है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और पाकिस्तान की पहली और वाहिद अभी तक एसोसिएशन है। सो इस एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई नात भी पढ़ें। मैंने वैसे नात की बुनियादी तालीम तो अपने वालिद से हासिल की है, ठीक है। मैं जब 4 साल की थी तब से पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी पिछले 5 साल से जो सराते नात एसोसिएशन है उसका हिस्सा हूँ, और उसकी जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर सलमा खान, उनसे नात की तालीम हासिल कर रही हूँ, और उसमें जो है कॉमन बेस जो है वो 300 बच्चे हैं जो नात की तालीम हासिल कर रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुनाया, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी शायद ये आगे बढ़े, कि मतलब दिल चाह रहा था कि और भी सुनाए। ठीक। हरमीत मेरे ख्याल में उस टाइम भी कुछ कहना चाह रहे थे, जरा हरमीत से भी कोई सवाल ले लें। जी हरमीत। मुझे तो वैसे बहुत ही माशाल्लाह इन दोनों की आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ है, और बड़ा प्यारा ही दोनों सुना रही है हमें। तो मैं तो चाहता हूँ कि कुछ और हमें ये सुनाए पढ़कर। हरमीत, रऊफ साहब, बहुत अल्लाह दोनों से पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप तैयार करते हैं कोई भी नात, तो उसके लिए प्रैक्टिस कितना टाइम आप एक दूसरे को देती हैं? क्योंकि जाहिर बात है आप दोनों ने एक साथ पढ़ना होता है। तो हम डेली बेसिस पे हमारी 3-4 घंटे की प्रैक्टिस होती है। आजकल तो हम सहरी के बाद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में भी पढ़ना होता है, और रात में इफ्तारी के बाद जब यहाँ से जाते हैं तब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये सिलसिला जारी रहता है।
अच्छा, ये नहीं कि बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, वरना ऐसे इम्पैक्ट आता है कि एक दफ़ा आपने सीख ली और फिर उसके बाद अगर आप कोई भी मौका ऐसा आया उस पर पढ़ते रहे तो शायद वही आपकी प्रैक्टिस है। मैं ये लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है। मेहनत दरकार मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब आपकी जो दोनों आपने सुनाई हैं, यूँ लगता है जैसे ज़हन में दफ बज रही है साथ में कोई, तो दफ के साथ आप लोग करते हो या? दफ के साथ भी हम पढ़ते हैं। हमारी दफ की एक बच्ची है, वो हमारे साथ होती है, लेकिन अभी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ ट्रेनिंग सकी। आपको किसने दी? ये हमारे नात एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर सलमा खान, उन्होंने ही दी। ठीक है, ठीक हो गया, मतलब ज़बरदस्त और हो गया। और वैसे- आपको कितना अर्सा हो गया इस एसोसिएशन के साथ? 5 साल हो मुंसलिक? गए तकरीबन। मुझे तो 2 साल हो गए। मुझे 5 साल हो ठीक गए। है, तो क्या मोटिवेशन क्या थी, जज्बा क्या था? यानी लोग जो हैं वो नातें पढ़ते हैं लेकिन साथ कुछ ना कुछ और भी कर रहे होते हैं। असल में ये शौक होता है आपका। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वैसे अब तो खैर ये ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्रोफेशनल पैसे लेकर जाते हैं और पढ़ते हैं नाते वगैरह, लेकिन आपके पीछे क्या जज्बा क्या था, शौक था, और इसके अलावा आप क्या करती हैं? उसके अलावा तो मैं फ़िलहाल जॉब करती हूँ, और उसके अलावा ये कि मुझे शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसमें ख़वातीन को आगे मतलब उनको नुमाया हैसियत मिले, जिसमें नात ख़्वानी से रिलेटेड। तो बस ये एक ऐसा इदारा था जिसमें मुझे नज़र आया कि सामने मालूम हो रहा है कि आपको पता चलता है कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हर जगह लड़कियों को लेके जाया जाता है। जैसे कि मेरी जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर सलमा खान साहिबा, वो हर जगह हमें मतलब कहीं भी साथ साथ मैं भी इस रखती चीज़ की हैं। विटनेस हूँ। पिछले साल भी रमजान में आप ऐसे ही लोग है। थे तो उनको हम देखते रहते थे मेकअप रूम में, क्योंकि मैं जब निकल रही होती थी तो वो हमारे- उस टाइम आप लोग आके तैयार हो रहे होते थे। बट एनीवेज आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन हम जाते जाते इनसे नात भी सुनेंगे, लेकिन हम व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज़ कह दें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड नाउ ओवर टू यू।